all engineers to our channel VRP ICT. Today we are going to discuss chapter number 8 of artificial intelligence, that is weak slots and filler structure. There are about 10 MCQS which we are going to discuss, from which 3 MCQS can be asked in your examination. So let's start with question number 1. Question number 1 देखिए यहाँ पे, which of the following is approach of नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. तो देखिए हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था अलग अलग तरीके नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने के. तो उसमें हमने मेनली दो टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स देखी थी. एक थी प्रोसीजरल रिप्रेजेंटेशन और एक था हमारा डिक्लेरेटिव रिप्रेजेंटेशन. लेकिन इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि उन्हीं के अंदर जो कैटेगराइज मेथड्स होती हैं, इंडिविजुअल मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर टोटल 4 मेथड्स हम यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आ जाती है आपकी फ्रेम, सेकेंड आती है आपकी सिमेंटिक नेट, थर्ड आती है आपकी स्क्रिप्ट और फोर्थ जो है वो आ जाती है आपकी कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी. कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी. तो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होती है. ठीक है, तो ये टोटल आपकी 4 वेरियस मेथड्स हैं जो कि खास करके यूज होती हैं. तो याद रखना है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए टोटल 4 मेथड्स यूज होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डायरेक्टेड ग्राफ. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुई है यहाँ पे, दैट इज डायरेक्टेड ग्राफ. तो यहाँ पे जो डायरेक्टेड ग्राफ वर्ड यूज हुआ है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. और देन आगे देखिए, एंड रिलेशंस बिटवीन एंटिटीज. तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है देखिए इसका. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अलग अलग रिलेशंस हैं, एंटिटीज हैं. मतलब मान लीजिए जैसे ये एक एंटिटी हो गई, ठीक है, और यहाँ पर एक और एंटिटी दे दी है मानो. तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि एंटिटीज दे दी. तो मान लो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट एंटिटी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टेड एज दे दी. इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टेड एज. स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टडी, और मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो बुक, या ठीक है बुक्स दे दी. तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी बुक मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर एक फ्लो रिप्रेजेंट हो रहा है. और इस तरह की रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं. ठीक है, ये जो हम यहाँ पे दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ. इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ. और ये आपकी हो गई यहाँ पे एंटिटी. तो एंटिटी एंड डायरेक्टेड ग्राफ दोनों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये सिनारियो होता है आपका सिमेंटिक नेट्स के अंदर. ये आपकी एक्चुअली सिमेंटिक नेट की डेफिनेशन भी हो जाती है कि डायरेक्टेड ग्राफ एंड रिलेशंस ऑफ एंटिटीज कहाँ यूज होते हैं, तो सिमेंटिक नेट्स के अंदर हम यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डैश इज यूज टू represent knowledge when there is a simple quantified expression. अब देखिए quantified expression का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो. quantified expression का मतलब होता है कोई भी एक सेंटेंस या स्टेटमेंट दिया है और उसके अंदर मान लो जैसे वर्ड यूज हुए हैं एवरी, ठीक है, एनी, इस तरह के वर्ड यूज हुए हैं. क्वांटिफाइड का मतलब यही होता है, ठीक है ना. जैसे हम एवरी के लिए फॉर एवरी यूज करते थे, एनी के लिए या फॉर सम के लिए देयर एग्जिस्ट यूज करते हैं. ठीक है, तो इस तरह की जो क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस होती हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं पार्टीशन सिमेंटिक नेट्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. पार्टीशन सिमेंटिक नेट्स का यूज करते हैं. मीन्स क्या करते हैं कि सिमेंटिक नेट्स के अंदर हमने देखा कि रिलेशनशिप्स होती हैं और साथ ही साथ डायरेक्टेड ग्राफ से हम उसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करवाते हैं. उसी में हम इंडिविजुअल रिलेशंस को क्या करेंगे, क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन से, मींस फॉर एवरी वगैरह सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, सभी को कनेक्ट करेंगे. तो वो क्या हो जाएगा, पार्टीशन सिमेंटिक. मींस हम यहाँ पे सभी एंटिटीज को पार्टीशन कर देंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उन सबको एक पर्टिकुलर क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन से उनको कनेक्ट करेंगे. तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्टीशन सिमेंटिक नेट. नेक्स्ट देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ GS स्टैंड्स फॉर जनरल स्टेटमेंट. याद रखना है, GS स्टैंड फॉर यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट, हैज एट लीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स विच आर दोज.
तो जैसे कि जस्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया कि जब हम एवरी, फॉर सम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो वहां पे ये क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस का हमें यूज करना पड़ता है। तो जो क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस का हमें यूज करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जनरल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो जनरल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट मतलब 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें पहला एट्रीब्यूट कंपलसरी होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट। ठीक है, एक होता है फॉर्म और दूसरा होता है एटलीस्ट 1 फॉर एवरी। ठीक है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफाइड होना चाहिए। ये 1 भी हो सकता है एंड मोर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल, जैसे मान लो एक ही स्टेटमेंट में 2 बार एवरी यूज हुआ है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स अगर एवरी वर्ड आया है तो हम मल्टीपल यूनिवर्सल क्वांटिफायर सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरे पार्टीशन सिमेंटिक नेट के अंदर एक ही फॉर्म स्टेटमेंट होगा, फॉर्म एट्रीब्यूट एक ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉर्म एंड 1 और मोर यूनिवर्सल क्वांटिफायर। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या दे सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिया, एवरी डॉग हैज बीटन अ लेट्स सपोज मेल कैरियर। ठीक है, जो मेल कैरी करते हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह से, जो मेल वगैरह लेके आते हैं, तो मेल कैरियर को सभी डॉग्स ने बाइट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरी वर्ड आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमेंटिक नेट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले तो क्या क्या है, एक बाइट है, एक मेल कैरियर है, तो हमने इन सबको सेपरेट कर दिया। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने मेल कैरियर। ठीक है, ये एक एंटिटी हो गई हमारी। तो मान लीजिए इस एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मान लीजिए ए से। ठीक है, तो इस एंटिटी को हमने यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके बीच में इज अ रिलेशन दे दिया। उसी तरह से एक एंटिटी और है दैट इज बीटन, तो इसको हमने मान लीजिए रिप्रेजेंट कर दिया बी से इज अ रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक और एंटिटी है दैट इज डॉग, तो डॉग के लिए भी हमने क्या किया, इज अ रिलेशनशिप बना दिया और यहाँ पे इसको दे दिया सी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे पार्टीशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक जनरल स्टेटमेंट ले लूंगा एज अ जीएस और इसको मैं इज अ रिलेशनशिप दे दूंगा और इसको मैंने दे दिया डी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक सिंगल एंटिटी के अंदर आ जाएगा, जिसमें एक एट्रीब्यूट कंपलसरी यहाँ पे हमें यूज करना है दैट इज फॉर्म, और यहाँ पर एवरी वर्ड किसके साथ यूज हुआ है, देखिए डॉग के साथ। तो हम यहाँ पे डॉग वाली एंटिटी को यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी वाला, जो एवरी वाला जो सिंबल है यूनिवर्सल क्वांटिफाइड, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और ये 2 रिलेशंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या एरो देंगे, एक तो ये हो गया यहाँ पे विक्टिम। ठीक है, और एकॉस्ट कौन होगा यहाँ पे, मीन्स जो एजॉल्ट हुआ है। ठीक है, एजिलेंट कौन होगा, तो एजिलेंट ये हो जाएगा, मीन्स डॉग इज अ एजिलेंट, और मतलब डॉग ने मेल कैरियर को काटा है यहाँ पर, और कितने डॉग, एवरी डॉग। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिमेंटिक नेट हो जाता है पार्टीशन फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए डैश डैश इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स called slots and associated values that describe some entities in the world or in real world। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको दे रखी है कि कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं या स्लॉट्स हैं और उनकी एसोसिएटेड वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये आपका हो गया एट्रीब्यूट 1 और इस एट्रीब्यूट के साथ एसोसिएटेड कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, फिर यहाँ एट्रीब्यूट 2 है और उसके साथ एसोसिएटेड मतलब कुछ और वैल्यूज हैं। मतलब समझ सकते हो कि एट्रीब्यूट वैल्यूज, तो ये किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये हो गया आपका टेबल। ठीक है, ये जो है ये टेबुलर फॉर्मेट मिल गया। तो टेबुलर फॉर्मेट में जो रिलेशंस आप डिस्कस करते हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, और जिसे हम स्लॉट्स कहते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, एंड एसोसिएटेड वैल्यूज मीन्स कोई भी एट्रीब्यूट ले लो, जैसे मैंने एट्रीब्यूट ले लिया यहाँ पे नेम, तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या होगा,
अलग अलग नेम्स होंगे, A1, A2, ठीक है, इस तरह से मैंने नाम दे दिए, अलग अलग नेम्स हो सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम फ्रेम कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेम के थ्रू भी हम ऑब्वियसली हमारा जितना भी डेटाबेस आता है, मोस्ट ऑफ हम एसक्यूएल के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं वो फ्रेम्स के फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच फ्रेम रिप्रेजेंट्स आइदर अ क्लास और इंस्टेंस। तो फ्रेम के अंदर क्या होता है, तो देखिए जो हम टेबल बनाते हैं, तो आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा, ठीक है, तो हम जो भी टेबल बनाते हैं, ठीक है, उसमें एट्रीब्यूट लेते हैं, वैल्यूज लेते हैं। तो टेबल में क्या होता है, जितने भी टेबल बनेंगे वो इंडिविजुअली क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसके इंस्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेम के अंदर जितनी भी कंटेंट हमें दे रखी है वो या तो क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं या तो इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डेटाबेस आर दो स्पेशल क्लासेस, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, देखिए ये क्या पूछा है, स्पेशल क्लासेस हुज एलिमेंट्स आर देमसेल्फ क्लासेस। मतलब सोचो कि मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल लिया, उसमें ये एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी अपने आप में क्लास हैं। समझिए, ये मेन क्लास हो गई और उसके एट्रीब्यूट जो हैं वो भी अपने आप में क्या है, इंडिविजुअल क्लासेस हैं, तो उसे हम कहते हैं मेटा क्लासेस, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटा क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक नेट। तो ये आपको याद रख लेना है, दैट इज वर्ड नेट, ठीक है। तो वर्ड नेट जो होता है वो सिमेंटिक नेट्स के ऊपर वर्क करता है, एक रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करके हम रिलेशंस वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज के साथ में। नेक्स्ट देखिए, विच इज अ टाइप ऑफ फ्रेम यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नॉलेज। तो मैंने पहले ही बताया कि हम दो तरह के नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस यूज करते हैं, खास करके एक डिक्लेरेटिव होता है और एक प्रोसीजरल होता है। तो यहाँ पर आपको फ्रेम भी दो तरह की मिलती है, एक डिक्लेरेटिव फ्रेम होती है और एक प्रोसीजरल फ्रेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड बी बोथ। तो दोनों डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल दोनों तरह की फ्रेम्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रेम इज एक्सटेंशन ऑफ डैश। देखिए सिमेंटिक नेट जो है, सबसे पहले तो हम उसका यूज करते थे। सिमेंटिक नेट्स में क्या हुआ कि कुछ इश्यूज थे। इश्यूज क्या थे कि हम सिमेंटिक नेट्स के थ्रू हर तरह का डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स थे, हम हर तरह का डेटा सिमेंटिक नेट्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, फिर हमने फ्रेम का यूज किया, और फ्रेम क्या करता था, हर तरह का डेटा रिप्रेजेंट कर पाता था। मतलब उतना ज्यादा भी नहीं कर पाता, उससे भी थोड़ा एडवांस हमें जरूरत पड़ी है बाद में, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पर फ्रेम जो है वो सिमेंटिक नेट्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब कहते हैं ना कि सिमेंटिक नेट्स के अंदर ही हमने कुछ मॉडिफाई किया, कुछ बेटर किया और हमें क्या मिल गया, फ्रेम मिल गया। तो फ्रेम इज द एक्सटेंशन ऑफ सिमेंटिक नेट्स। तो इस तरह से हमने मोस्ट IMP 10 MCQS डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, और इसमें से 3 MCQS एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, और पूरे चैप्टर का जो भी मेन कंसेप्ट था वो मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझा दिया है। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और प्लीज इस लेक्चर के ऊपर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।